आपके व्हाट्सएप नंबर है ना मेरे पास? मैं आज नोट सेंड करूंगा, तो जो हम पढ़ रहे हैं ना वो आपको नोट्स में मिलेगा। ओनली इस चैप्टर के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, उसके बाद तो हम यहाँ नोट्स जैसे बनाते हैं ट्रेडिशनली वैसे बनाएंगे ना। फिर 5th चैप्टर को थोड़ा सा फास्ट करना है, थोड़ा सा बराबर लाना है आप सभी को, इसलिए तो टाइम सेव हो जाता है इसलिए। तो लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया था। इनर्शिया में हमने टाइप्स ऑफ, रिकॉर्डिंग की कह रहे हो क्या? हेलो बोलिए, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई क्या? रिकॉर्डिंग ऑन है ना? तो सर इनर्शिया में कल की वीडियो भेज इनर्शिया एट देना। रेस्ट, कुछ कह रहे हो? सर कल की वीडियो भेज देना सर। चलिए ठीक है ना। तो इनर्शिया एट रेस्ट हो गया था, इनर्शिया इन मोशन हो गया था, और इनर्शिया इन डायरेक्शन हो गया। तो और समझ में कैसे आता है? एग्जाम्पल से, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो कंटिन्यूअसली रेस्ट पर रहेगी। कब तक? until and unless an external force make the body in motion। और बहुत सारे एग्जांपल मैंने बताए थे, जैसे बस, स्टेशनरी बस है, कोई पैसेंजर उसमें खड़ा है, रेस्ट पर है, बस जैसे ही आगे चलती है वो पैसेंजर पीछे की तरफ जर्क एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन पर ही रहना चाहता है। लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इन मोशन में हम क्या कहते हैं? अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो कंटिन्यूअसली मोशन करती रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ब्रेक नहीं लगा दे। उसमें भी हमने एक बस के एग्जांपल से बात को समझा था। क्या ले लो? ओके। तो अगर कोई बस एक हाईवे पर एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और पैसेंजर उसके अंदर स्टैंडिंग कंडीशन में खड़ा हुआ है, तो सडनली अगर बस में ब्रेक लगते हैं तो पैसेंजर फॉरवर्ड जर्क एक्सपीरियंस करता है। रीजन? लॉ ऑफ इनर्शिया इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन करती रहेगी, पर्सन भी मोशन कर रहा है वो मोशन ही करता रहेगा। बस रुकी है, पर्सन पर ब्रेक थोड़ी लगा है, पर्सन के फीट जो थोड़ा सा पोर्शन ग्राउंड के टच में है वहां फ्रिक्शन लगता है, तो वो फीट पीछे रहते हैं बट बॉडी पार्ट तो आगे की तरफ मोशन करने के लिए कंटिन्यू रहता है, तो वो जर्क एक्सपीरियंस करता है। थर्ड था इनर्शिया इन डायरेक्शन। तो अगर व्हीकल चलते चलते सडनली लेफ्ट टर्न करता है, सडनली, तो पैसेंजर्स राइट साइड में जर्क एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब इनर्शिया इन डायरेक्शन, इनर्शिया भी चेंज नहीं करने पर नहीं, इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन एंड इनर्शिया इन डायरेक्शन, तीनों में एक ही बात है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स चेंज नहीं कर दे चेंज होता नहीं है। रेस्ट स्टेट में भी, मोशनल स्टेट में भी, डायरेक्शन में भी। कब होता है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आए, चेंज लाए, तब चेंज होता है, ठीक है, अदरवाइज चेंज नहीं होता। तो लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है, द स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन does not changes until and unless an external force changes its motion of state, motion of state of rest, state of motion and state of particular direction। तो एक्सटर्नल फोर्स चेंज लाता है। एक बात हो गई थी। सेकंड लॉ क्या था? याद आ रहा है कुछ? P मतलब लीनियर मोमेंटम, 9th क्लास में बच्चे पढ़ लेते हैं ना, P इक्वल टू एम वी। तो न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में क्या बताया था? अगर किसी बॉडी पर अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ई एफ एक्सटर्नल जीरो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो बॉडी का लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू एम वी कभी चेंज नहीं होगा। अब इसको लैंग्वेज में क्या कहते हैं? In the absence of external force, the linear momentum of any body remains same, remains constant। और जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, होता है डिफरेंशिएशन कुछ, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, घबराए नहीं। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इतनी सी बात। बहुत सारे फॉर्मूलाज बताएं, उनमें एक ये भी था। तो अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में बदल नहीं रहा है तो जीरो होगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये एक इंफॉर्मेशन हम कहते हैं। तो
P क्या है, लीनियर मोमेंटम। अगर dp अपॉन dt जीरो है, इसका मतलब फोर्स क्या है, जीरो है। और अगर dp अपॉन dt नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो इसका मतलब dp अपॉन dt ही क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, उस दिन नहीं बताया था कैसे। P के बारे में सब जानते हैं, P इक्वल टू m इंटू मास इंटू वेलोसिटी। देखिए dp अपॉन dt डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू t, तो मैं p के प्लेस पर mv लिख सकता हूं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, है ना, f एक्सटर्नल होगा कि नहीं होगा। देखिए m मास होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म को आप बाहर कर सकते हैं, तो अंदर क्या बचा, v। तो dv बाई dt सब जानते हैं क्या होता है, एक्सेलरेशन। dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो सही बात है ना, m इंटू ए क्या होता है, फोर्स। m इंटू ए क्या होता है, नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो इस तरह से अगर dp अपॉन dt जीरो है, इसका मतलब कौन जीरो है ना। तो हमने प्रूव किया ना, dp अपॉन dt क्या है, ma मतलब फोर्स। तो dp अपॉन dt जीरो है, p कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही तो जीरो होता है। और dp अपॉन dt अगर नॉन जीरो है, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई फोर्स प्रेजेंट है। तो न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में यही बताया था, in the absence of external force the linear momentum of the body remains constant। और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो लीनियर मोमेंटम चेंज जरूर होगा, लीनियर मोमेंटम चेंज जरूर होगा। ओके, थर्ड लॉ क्या बताया था, फर्स्ट इनर्शिया वाला, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, थर्ड एक्शन रिएक्शन, जिसको बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और हमेशा की तरह बात एग्जांपल से ज्यादा समझ में आती है, तो उसके एग्जांपल्स हमने देखे थे कि अगर किसी गन से बुलेट को फायर करते हैं, तो गन बुलेट पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, गन आगे जाती है। बट उतना ही फोर्स बुलेट गन पर भी लगाती है बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड जर्क भी लगता है। बट मास ऑफ गन इज मोर देन द मास ऑफ बुलेट। गन का मास ज्यादा होता है, इसलिए गन की बैकवर्ड स्पीड कम होती है ना। अगर हम मोमेंटम की बात करें, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू स्पीड। लेट स्मॉल m be the mass of bullet, कैपिटल M be the mass of gun। ठीक है, तो दोनों पर एक दूसरे पर फोर्स इक्वल लगता है, मोमेंटम इक्वल होता है। तो अगर मैं कह दूं बुलेट की स्पीड है फॉरवर्ड b, बुलेट का मास है m, तो स्मॉल m इंटू vb क्या है, मोमेंटम ऑफ द बुलेट, बुलेट की स्पीड है ये। ठीक है, और इतना ही मोमेंटम गन का हो जाता है, कैपिटल M इंटू vg। ये vg क्या है, बैकवर्ड स्पीड है गन की। तो जितना मोमेंटम गन बुलेट पर अप्लाई करती है, बुलेट उतना ही मोमेंटम गन पर अप्लाई कर देती है। बट व्हाट अबाउट द स्पीड, तो अगर हम स्पीड की बात करें, तो स्पीड कम क्यों होती है, गन की स्पीड कम इसलिए होती है बिकॉज गन का मास ज्यादा होता है। तो जितनी हैवी गन होती है, बैकवर्ड जर्क कम लगता है। और कल बात की थी, गन को ग्रिप किए हुए होता है कोई ना कोई पर्सन, तो पर्सन का भी अपना वेट है, इसलिए बैकवर्ड मोशन ज्यादा हो नहीं पाता है। बट गन फ्री है, बुलेट फ्री है आगे जाने के लिए। और क्या एग्जांपल लिए थे हमने, हम लोग मतलब हम जब अर्थ के सरफेस पर वॉक करते हैं या रन करते हैं, चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने फीट से सरफेस को, ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, हम आगे की तरफ चले जाते हैं। तो हम सरफेस को पीछे की तरफ पुश करते हैं और रिजल्टेंट हम आगे चले जाते हैं, रिएक्शन होता है। और इसको और अच्छे से समझें, तो अगर बिल्कुल आइस फ्लोर हो और आपको इस तरह से शूज या सैंडल या स्लीपर्स पहना दें कि वो बहुत हार्ड हो, मतलब फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो जाए, आइस फ्लोर पर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होता है, और फिर आपको कहें कि रन कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप एक्शन ही नहीं कर पा रहे सरफेस पर, फ्रिक्शन नहीं है तो हम एक्शन नहीं कर पाते। और अगर एक्शन नहीं होगा तो आप आगे भी नहीं जा पाओगे, रिएक्शन भी नहीं होगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर फ्रिक्शन है तो हम सरफेस पर फोर्स करते हैं बैकवर्ड, और सरफेस हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहुंचाता है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके दो तीन एग्जांपल और मैंने आपको बताए थे। अगर किसी बॉडी को फ्रीली सस्पेंड कर दें वाया अ रॉप और अ थ्रेड,
तो बॉडी का वेट डाउनवर्ड होता है और थ्रेड में टेंशन अपवर्ड होता है। तो एक्शन फोर्स कौन सा है? वेट ऑफ द बॉडी। रिएक्शन फोर्स कौन सा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द थ्रेड। जितना वेट ज्यादा होगा उतना टेंशन ज्यादा होगा। हर थ्रेड का, हर स्ट्रिंग का टेंशन को एक तरह से सहन करने की एक कैपेसिटी होती है। अगर उससे ज्यादा टेंशन हो जाए तो ये थ्रेड ब्रेक भी हो सकती है। तो जितना वेट ज्यादा होगा उतना टेंशन ज्यादा होता जाएगा। एक्शन रिएक्शन। इसी तरह से एक और बताया था, अगर किसी सरफेस पर, किसी टेबल पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे इस टेबल पर ये डस्टर रखा हुआ है, बुक रखी हुई है कुछ, तो इस बॉडी का वेट होता है डाउनवर्ड, है ना, और ये बॉडी, ये डस्टर या ये बुक टेबल पर नीचे प्रेशर लगा रही है, फोर्स लगा रही है, उतना ही फोर्स टेबल का सरफेस बॉडी के ऊपर लगा देता है। इसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। किसका? सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, मोशन नहीं कर रही ना, इसकी स्पीड क्या है? 0। तो ये क्यों स्पीड, क्यों मोशन नहीं कर रही? बिकॉज इस बॉडी पर नेट फोर्स क्या है? 0। डाउनवर्ड फोर्स वेट, अपवर्ड फोर्स टेबल का रिएक्शन फोर्स, और दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल। नेट फोर्स 0। यहाँ पर भी अगर ये बॉडी सस्पेंडेड है और बिल्कुल रुकी हुई दिख रही है, तो उसका रीजन क्या है? इसका वेट और ये टेंशन फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो बॉडी पर नेट फोर्स क्या है? 0, इसलिए रुकी हुई, इसलिए रेस्ट पर। ठीक है, तो इस तरह से नेचर में हर एक्शन फोर्स का एक काउंटर रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है, काउंटर रिएक्शन फोर्स होता है। ओके, इसके बाद कुछ छोटे टॉपिक्स थे। एक था इक्विलिब्रियम। अगर किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और बॉडी फिर भी मोशन नहीं कर रही है, इसका मतलब उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होगा। एक डायग्राम था ना, F1 प्लस F2 प्लस F3 0। तो इसके बाद फ्रिक्शन पर आ गए थे हम, ना। फ्रिक्शन को थोड़ा समझना था और मैंने कहा था आपको कि एक फॉर्मूला है, उसको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। याद आया? तो फ्रिक्शन को ही समझना है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ये वो सब बता दिए थे, बट जब फ्रिक्शन का फॉर्मूला आया था तब मैंने कहा था इसको डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रिक्शन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रिक्शन की बात करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो अगर किसी सरफेस पर, इसको ध्यान से समझना है, कोई बॉडी रखी हुई है, प्रैक्टिकली समझना है इसको, आगे बहुत काम आएगा। एम मास की कोई बॉडी सरफेस पर रखी हुई है, रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? नेट फोर्स 0 है। दो फोर्स काम कर रहे हैं अभी इस पर। फर्स्ट, इट्स ओन वेट W इक्वल टू mg डाउनवर्ड। सेकेंड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द सरफेस। वर्टिकल डायरेक्शन में है ये दोनों फोर्स और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है ही नहीं नो। ओके, अगर मैं किसी F न्यूटन के फोर्स से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको पुल करने लग जाऊं, ठीक है, 1 न्यूटन, 3 न्यूटन, तो क्या बॉडी मोशन करेगी? किस कंडीशन में करेगी, किस में नहीं करेगी? जैसे ये डस्टर रखा हुआ है ना, ये डस्टर यहाँ रखा हुआ है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, मोशन ही नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है मैं फोर्स नहीं लगा, इतना फोर्स मैं इस पर लगा दूं तो ये मोशन करने लग जाए। बट एक ज्यादा फोर्स लगाने पर ये मोशन करता है, कम पर नहीं करता। रीजन, जब हम किसी सिस्टम को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुल करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन एक्शन में आ जाता है? फ्रिक्शन फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन आपको बताई थी। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? इट इज एन अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? इट इज एन अपोजिंग फोर्स। जैसे आपको आप अगर कहीं ट्रैवलिंग करने जाते हैं, हम कुछ सामान कैरी करते हैं हम लोग, सूटकेस, बैग वगैरह, तो प्लेटफॉर्म पर जब आप विदाउट 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 व्हील वाला कोई बैग है, व्हील वाला है तो आप जल्दी से कैरी कर लोगे, बट विदाउट व्हील वाला है और उसको आप बिल्कुल इस तरह से, है ना, स्लाइड करते हुए ले जा रहे हो, तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और
कम फोर्स से तो नहीं होगा, एक पर्टिकुलर फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना है। वो पर्टिकुलर फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तब मोशन होगा, है ना। और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो, फ्रिक्शन उसके अपोजिट काम करता है ऑलवेज। फ्रिक्शन कहाँ होता है? बिटवीन दी टू बिटवीन दी टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। एक सरफेस है फ्लोर का, दूसरा सरफेस है बॉडी का, कॉन्टैक्ट सरफेस पर फ्रिक्शन होता है। दूसरी बात, फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो दो बातों पर, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो आज समझना है। पहला फैक्टर, फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेट ज्यादा है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा होगा। मैं यहाँ आर की प्लेस पर एन लिख देता हूँ। काफी बुक्स में आर लिखते हैं रिएक्शन फोर्स, काफी बुक्स में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, एक ही बात है। ओके, अगर किसी बॉक्स को सरफेस पर रखा हुआ है, बात को समझें, यहाँ पर सरफेस का अपना एक नेचर है, होते हैं ना घर में सरफेसेस, एक सरफेस है, और इस बॉक्स के बॉटम का भी एक सरफेस है, उसका अपना एक नेचर है। आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया और आप देख रहे हैं कि लगभग 30-40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर बॉक्स स्लाइड होने लग गया। एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने? उसके बाद इस बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स रख दिया एम डैश मार्क्स का। अब कह रहे हैं आपको वापस इसको पुश कीजिए। आप देख रहे हैं कि अब 30-40 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर ये स्लाइड कर ही नहीं रहा है। तो चेंज क्या हुआ? ना तो सरफेस का नेचर चेंज हुआ, ना जो बॉटम का सरफेस है उसका नेचर चेंज हुआ। सरफेस का नेचर तो चेंज नहीं हुआ, कांटेक्ट एरिया भी चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ? जो डाउनवर्ड वेट है ना, W प्लस W डैश एक्स्ट्रा आ गया। इस बॉडी का वेट तो था ही, इस बॉडी का भी वेट डाउनवर्ड है, तो इस सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो नॉर्मल रिएक्शन अब इंक्रीज हो चुका है। नॉर्मल रिएक्शन के इंक्रीज होने से बैकवर्ड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो चुका है। अब आपको इस सिस्टम को राइट साइड में पुश करने के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। अगर मैं यहां से इस बॉडी को हटा दूं तो अब वेट कम हो गया, वेट के कम होने से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कम हो गया। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के कम होने से अब आप कंपैरेटिवली कम फोर्स अप्लाई करके इसको स्लाइड कर सकते हो। रीजन, अपोजिंग फोर्स पहले से कम हो चुका है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या पता लगता है? द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द सरफेस। दूसरा, द फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन बाय म्यू एन। अब ये म्यू क्या है? एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं इसको। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द कांटेक्ट सरफेसेस। जो मैं नेचर की कह रहा था ना, नेचर ऑफ द कांटेक्ट सरफेसेस। अगर कांटेक्ट सरफेसेस रफ है, म्यू की वैल्यू हाई होगी, और अगर कांटेक्ट सरफेस बहुत स्मूथ है, म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी। और कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में अगर ऑयलिंग कर दें तो म्यू की वैल्यू और कम हो जाती है। सरफेसेस पर बॉडी इजीली स्लाइड करती है। कल मैं बात कर रहा था, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं या जो भी मशीनरीज होती है उनमें फ्रिक्शन होता है। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एनर्जी लॉस होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है उनका। तो ऑयलिंग करने से क्या होता है? ऑयलिंग करने से फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होने से हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस कम होता है। ऑटोमोबाइल्स में तो देखते भी हैं, अगर ऑयल नहीं है, व्हीकल चला दे तो इंजन बहुत बहुत हीटिंग करने लग जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। अगर रफ है तो म्यू हाई, स्मूथ है तो म्यू लो, और अगर ऑयलिंग कर दे तो म्यू बहुत ही कम हो जाता है। तो एक फॉर्मूला मैंने कल कहा था, लास्ट क्लास में कहा था, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। तो ऑलवेज फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू एन। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। ठीक बात?
अब एक और बात देखिए, अगर कोई सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? वर्टिकली अपवर्ड। अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? वर्टिकली अपवर्ड। अगर सरफेस इंक्लाइंड है, किसी इंक्लाइंड सरफेस पर कोई बॉडी रखी हुई है, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है, किसी इंक्लाइंड सरफेस पर कोई बॉडी रखी हुई है, अब नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा? तो नॉर्मल रिएक्शन किसके नॉर्मल होता है? सरफेस के। वो सरफेस जिस पर बॉडी रखी हुई है, ये सरफेस इस पर बॉडी रखी, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज क्या होता है? उस सरफेस के परपेंडिकुलर जिस पर बॉडी प्रेजेंट है, रखी हुई है। ठीक है, तो अब देखिए वेट कहाँ होता है? एक और लास्ट बात, किसी भी बॉडी का वेट W किस डायरेक्शन में होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। फिक्स है इसकी डायरेक्शन, ग्रेविटी की डायरेक्शन के इस तरफ। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज। तो अगर हम इस कंडीशन में देखें तो एन के W जो है ना, W के वेट के दो कंपोनेंट अगर हम ले, लेट दिस इज एंगल थीटा, तो W का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आपके हिसाब से क्या होगा? मैं इस एंगल को थीटा लेट किया हुआ हूं, एज्यूम किया W हुआ cos थीटा। तो W का इधर कंपोनेंट क्या होगा? सही बात है, जहां से थीटा बनता है उधर कॉस, जहां से थीटा बन रहा है उस डायरेक्शन में कॉस, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आता है? साइन। W साइन थीटा। तो ये W साइन थीटा वो कंपोनेंट है वेट का जो बॉडी को डाउनवर्ड स्लाइड करता है। W साइन थीटा डाउनवर्ड स्लाइड करेगा। जितना यहाँ एंगल होता है उतना ही यहाँ एंगल होता है। एक और बात बता दूं, आप देख पा रहे हैं, अगर ये इंक्लिनेशन एंगल ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, एन और ज्यादा इधर हो जाएगा। एक डायग्राम से देखें, अगर मैं इंक्लिनेशन थोड़ा बढ़ा दूं, देख रहे हैं, तो बॉडी जिस सरफेस पर है उसका एन इधर ही होगा, और बैक करूंगा ये डायरेक्शन तो देखो बढ़ गया ना ये एंगल भी। समझ रहे हैं? तो जितना ये एंगल होता है उतना ही ये एंगल होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी सरफेस का इंक्लिनेशन ज्यादा है तो कौन ज्यादा होगा? W साइन थीटा। W साइन थीटा कौन सा फोर्स है? डाउनवर्ड लेकर आने वाला, बॉडी को नीचे की तरफ स्लाइड करवाने वाला। और उसको रोकता कौन है? Fs, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। रफ सरफेस पर बॉडी हो सकता है स्टेशनरी रहे, अगर बहुत स्मूथ सरफेस है तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन होते ही बॉडी स्लाइड करने लग जाती है, क्योंकि जैसे ही W साइन थीटा आएगा अकाउंट में स्लाइड करने लग जाएगी। तो इस डायग्राम से मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि जो बॉडी किसी सरफेस पर रखी हुई है तो सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर हम नॉर्मल डायरेक्शन को बैक इंक्रीज करें तो इस डायरेक्शन में हमें वेट का एक कंपोनेंट मिलता है जो किससे बैलेंस हो जाता है? एन से। एन किसको बैलेंस कर लेता है? W cos थीटा को। जब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएंगे। और इस W का एक दूसरा कंपोनेंट W sin थीटा बॉडी को डाउनवर्ड स्लाइड करवाता है, बॉडी को डाउनवर्ड स्लाइड करवाता है। प्रैक्टिकली एंगल ज्यादा होने पर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, W तो फिक्स है, एंगल कम होने पर साइन थीटा की वैल्यू कम होती है। तो अगर सरफेस कम एंगल पर इंक्लाइंड है तो हो सकता है बॉडी रुकी हुई रहे, बट एंगल जैसे ही ज्यादा हो जाएगा तो कौन ज्यादा हो जाएगा? W sin थीटा 100% स्लाइड करेगी। तो इस तरह से ये कुछ इक्विलिब्रियम वाले डायग्राम्स होते हैं, इक्विलिब्रियम वाले। और अगर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है तो Fs किसको बैलेंस कर लेता है? W sin थीटा को। और N किससे बैलेंस हो जाता है? W cos थीटा से। वो होता है इक्विलिब्रियम। ओके, अब एक टॉपिक आपको करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पुली मास सिस्टम। पुली समझते हैं? पुराने जमाने में वेल से, कुओं से पानी बाहर निकालने के लिए एक मेटेलिक डिस्क होती थी, फ्रिक्शन लेस पुली कहते हैं हम, आइडियल पुली, जिसमें ग्रीसिंग की भी होती है और बहुत इजीली, बहुत ही कंफर्टेबली, है ना, वाटर बहुत डेप्थ से ऊपर तक लाया जा सकता था वाया पुली। रॉप होती है एक, देखते हैं कैसे।
तो अगर कोई सिस्टम पुली से सस्पेंडेड है वाया पुली, तो डायग्राम से देखें आप, एक्सेलरेशन ऑफ पुली मास सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ पुली मास सिस्टम। तो देखते हैं क्या होगा। देखिए आप उसमें टॉपिक क्या है, पुली मास सिस्टम। तो डायग्राम से बात को हम समझेंगे। लेट दिस इज अ सर्कुलर पुली, दिस इज रोटेशनल एक्सिस, और पुली से होते हुए क्या है, ये एक रॉप और ये रॉप का दूसरा एंड, ठीक है। इमेजिन कर सकते हैं कि एक पुली है कहीं और ये रॉप है जो पुली से हमने वाया पुली सस्पेंड की हुई है। तो दो एंड है रॉप के, एक एंड पर हमने m1 मास के किसी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया हुआ है, और दूसरे एंड पर m2 मास के किसी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड किया हुआ है। लेट m2 इज ग्रेटर देन m1। कंडीशन क्या कह दी मैंने, m2 इज ग्रेटर देन m1। आप क्या सोचते हैं, कौन सी बॉडी ऊपर जाएगी, कौन सी बॉडी डाउनवर्ड मोशन करेगी? सर m2 नीचे जाएगी, m1 ऊपर और m2 नीचे, है ना। चलिए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं m1g, यहां पर m2g। भाई वेट तो ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, और जो रॉप है उस रॉप में क्या होगा, टेंशन। सिंगल रॉप है यहां से लेकर, और ये पूरी एक ही रॉप है, तो रॉप के हर पॉइंट पर टेंशन एक ही होगा, सिंगल रॉप है। तो ये टेंशन फोर्स क्या है, अपवर्ड फोर्स, सही है। और m1g फर्स्ट बॉडी का वेट, m2g सेकंड बॉडी का वेट है। तो किसी इंडिविजुअल बॉडी को देखते हैं, पहले m1 बॉडी को देखते हैं, ओनली m1 पर फोकस करें। हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर ऑन m1? 2, दो ही है नो, 2 forces. First, its own weight vertically downward. Second, tension force of the rope vertically upward. सही बात है। तो बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगा, देखिए नेट फोर्स ऑन दी m1 बॉडी, लेट F1 है, क्या होगा बताइए। दो फोर्स है ना, एक है m1g, दूसरा है T। और आप ही ने मुझे कहा था m1 बॉडी कहां जाएगी, ऊपर की तरफ किसी a एक्सेलरेशन से। भाई कंडीशन क्या बताइए आपको, m2 इज ग्रेटर देन m1, तो m2 नीचे जाएगी, m2 ऊपर। ये क्या है, ये क्या है, पुली, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, ओके। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, upwards, अपवर्ड्स। इसका मतलब ऊपर जा रही है, इसका मतलब नेट फोर्स अपवर्ड है। तो इसका मतलब ये जो दो फोर्स है ना, टेंशन और m1g, इसमें से किसका इफेक्ट ज्यादा है, tension, टेंशन फोर्स का, तभी तो बॉडी ऊपर जा रही है। तो बॉडी को ऊपर कौन ले जा रहा है, टेंशन फोर्स, रॉप का टेंशन फोर्स। तो इस बॉडी पर क्लियर दिख रहा है दो फोर्स हैं, और बॉडी ऊपर मोशन कर रही है, तो दिमाग में क्लिक करेगा ना कि दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब ये ज्यादा स्ट्रांग है, तभी तो ऊपर जा रही है। इसका मतलब T माइनस m1g, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, और ये क्या होगा, रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स। लेट ये है 30 न्यूटन, लेट ये है 20 न्यूटन, तो 30 माइनस 20 10 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज द नेट फोर्स ऑन द m1 बॉडी, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ते हैं आप लोग F इक्वल टू ma, सही बात है, F इक्वल टू ma। तो F1 क्या होगा, m1a, देखो F1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये a क्या है, एक्सेलरेशन। और एक और बात, जो एक्सेलरेशन m1 बॉडी का अपवर्ड होगा, एग्जैक्टली उतना ही एक्सेलरेशन m2 बॉडी का डाउनवर्ड होगा, सही बात है ना। अगर ये 1 मीटर नीचे आएगी तो ये 1 मीटर ही ऊपर जाएगी, अगर ये हाफ मीटर डाउन आएगी तो ये हाफ मीटर अप जाएगी। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी।
तो ए जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ओके, एक इक्वेशन आपके सामने है, एक इक्वेशन आपके सामने है, किसके लिए है, फॉर m1 बॉडी। सिमिलरली फॉर m2 बॉडी, नेट फोर्स ऑन m2। तो आप सोचिए इस पर फोर्स कितने हैं, m2 बॉडी पर है कितने टोटल फोर्स, सेम टू विच टू, इट्स वेट m2g डाउनवर्ड एंड टेंशन फोर्स। आज बताया ना मैंने आपको, एक्शन रिएक्शन का पेयर होता है, तो टेंशन फोर्स भी है और फिर भी बॉडी नीचे जा रही है। इसका मतलब इन दोनों में से कौन स्ट्रांग है, M2G। M2G। M2 ज्यादा है ना, M2G ज्यादा है तभी तो नीचे जा रही है। इसका मतलब नेट फोर्स ऑन M2 बॉडी, जैसे इसको लिखा था ना, नेट फोर्स ऑन M2 बॉडी क्या होगा, M2G माइनस T। M2G माइनस T। स्ट्रॉन्गर में से वीक को माइनस करेंगे और नेट किस डायरेक्शन में होता है, स्ट्रॉन्गर की डायरेक्शन में होता है। तो ये F2 डाउनवर्ड होगा, इसलिए एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगा। F2 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, M2A, M2 इंटू A, और ये M2G माइनस T, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम एक्सेलरेशन पता करना चाहते हैं तो हमें इक्वेशन 2 से T की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और अगर हम टेंशन पता करना चाहते हैं हमें दो फॉर्मूलाज पता करने हैं। एक तो टेंशन का फॉर्मूला कि ड्रॉप में टेंशन कितना होगा, है ना, आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं उस फॉर्मूला से कि रॉप में कितना टेंशन है इन टर्म्स ऑफ M1, M2 एंड G। M1, M2 एंड G, ये G क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 9.8। तो M1, M2, G की टर्म्स में हमें T का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है, देन सिस्टम के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है, और दो अननोन क्वांटिटी का, है ना, पता लगाने के लिए हमें कितने इक्वेशन की जरूरत होती है, दो की। दो बना लिए, इन दोनों से आप A का भी पता कर सकते हो, T का भी पता कर सकते हो। कैसे, अगर मैं इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दूं, देख रहे हैं ना, मेथड अलग अलग हो सकते हैं। इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, A कैंसिल हो जाएगा ना, स्मॉल a राइट लेफ्ट साइड का। तो देखिए, तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 2 से, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आएगा, m1 अपॉन m2 इक्वल टू a कैंसिल, m1 अपॉन m2 a कैंसिल, और यहां पर t माइनस m1g अपॉन m2g माइनस t। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करने पर ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, m1 m2g माइनस m1t इक्वल टू m2t माइनस m1 m2g। सही बात, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, हमारा एम है पहले t पता करना, जब t आ जाएगा तो t की वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे, a आ जाएगा। देखिए, तो t का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने के लिए हम इधर उधर एक्सचेंज करते हैं, m1 m2g, ये वाली टर्म साइड चेंज करेंगे तो इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगी, सही कर रहा हूं, इक्वल टू इस वाली टर्म को साइड चेंज करके उधर ले जाएंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए, m2t ऑलरेडी था, उधर आकर m1t भी पॉजिटिव हो गया, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, t, और ऑर्डर में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2, m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2। यहां पर ट्वाइस ऑफ m1 m2g लिख सकते हैं, ऐड ही हो रहा है ना सीधा सीधा। सो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ t, t इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये मैं कह रहा था, हमें पहला काम करना था t का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ m1 m2 एंड g। सामने है आपके, याद रह जाएगा, है ना। तो बिकॉज आज मैं आपको ये समझा ही रहा हूं, नोट्स आपको सेंड किए हुए हैं, तो आपकी एक छोटी सी ड्यूटी बनती है कि इसको थोड़ा सा, है ना, घर पर एक बार देख लेना, फ्रीज हो जाएगा दिमाग में। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, डायग्राम को देखकर फर्स्ट बॉडी के लिए नेट फोर्स, डायग्राम को देखकर सेकंड बॉडी के लिए नेट फोर्स। फोर्स क्या होता है,
फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन, बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके हम टेंशन का पता लगा सकते हैं। इस t की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो मुझे एक्सेलरेशन का रिजल्ट भी मिल जाएगा। देखें तो बाय यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो देखिए क्या मिलेगा। m1 ऐसा का ऐसा, a ऐसा का ऐसा, t के प्लेस पर ट्वाइस ऑफ m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m1g। सही बात, मैंने t की वैल्यू पुट कर दी 3 नंबर से इक्वेशन नंबर 1 में। अब m1 m2 एलसीएम लेना पड़ेगा, या एक काम देखो ना, अब m1 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 कॉमन अगर कैंसिल हो रहा है, देखो दोनों साइड में, जब सभी टर्म्स में है, एलएचएस में भी है, आरएचएस में भी है, तो m1 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 कैंसिल, और a इक्वल टू, अब मैं एलसीएम क्या लूंगा, m1 प्लस m2। सही बात, तो यहां से क्या बचा, ट्वाइस ऑफ m2g, देखो सही लिखा है, और माइनस, बोलिए, m1 प्लस m2। भाई कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 है ना, तो g का किससे प्रोडक्ट होगा, इस पूरे ब्रैकेट से प्रोडक्ट करो अंदर, तो आएगा माइनस m1g माइनस m2g, माइनस है ना। तो देखिए a इक्वल टू, क्या यहां भी बता सकता हूं मैं, इसको जैसे अंदर प्रोडक्ट करेंगे माइनस g को, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का m1g माइनस का m2g, प्लस का है ना ये, और ये माइनस का है, तो इसका मतलब एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ट्वाइस ऑफ m2g पॉजिटिव, m2g नेगेटिव, तो वन टाइम m2g बचेगा ना, तो यहां से 2 हटा दें, तो यहां से पूरा नेगेटिव हटा दें, तो दो में से एक गया तो एक, 2 माइनस 1 1, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, g कॉमन आ रहा है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। एक्सेलरेशन, तो आप खुद सोच सकते हैं, जितना मासेस का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और जितना मासेस में डिफरेंस कम होगा एक्सेलरेशन कम होगा। और अगर m1 इक्वल टू m2 हो तो कितना होगा एक्सेलरेशन, m1 इक्वल टू m2 हो तो एक्सेलरेशन कितना होगा सिस्टम का, 0, बैलेंस हो जाएगा ना, इधर भी बराबर है तो रुक जाएगा सिस्टम। ये फॉर्मूलाज हमें बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली क्या होगा हम पहले से बता सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये है ना, फ्यूचर डिसाइड करने के लिए होते हैं साइंस में, कि हम फॉर्मूला से पहले कैलकुलेशन करके रख लेते हैं कि अगर हम कोई मशीनरीज बनाएंगे तो होगा क्या फ्यूचर में, पहले से पता लग जाता है। एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, न्यूटन में सब पता कर लेते हैं हम, ठीक है। टाइम है कुछ, है ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो दो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं ना, एक कैपिटल टी का और एक एक्सेलरेशन का जिस पर मैंने स्टार लगा रखे हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, करना आपको है ना, कैलकुलेट करके बताना। चैप्टर नंबर 5, यस, सिक्सटींथ क्वेश्चन है, 5.16। लिखिए गिवन, पेन उठाइए, कॉपी में क्वेश्चन नंबर 5.16 और इसमें लिखिए गिवन, m1 इक्वल टू 8 kg, m1 इक्वल टू 8 kg, लिख लिया ना, m2 इक्वल टू 12 kg, m2 इक्वल टू 12 kg, g इक्वल टू 10, स्मॉल g इक्वल टू 10। तो जैसे यही सिस्टम है ना, इसमें m1 कितना है 8, m2 कितना है 12, और आपसे दो बातें पूछ रहे हैं, है ना। ये जो दो बॉडीज हैं इनको एक रॉप से कनेक्ट किया हुआ है, एक एंड पर और दूसरे एंड पर, रॉप के दो एंड होते हैं, m1 को कनेक्ट कर दिया, दूसरी जगह m2 को कर दिया, और उसको कहां पर पहुंचा दिया, पुली के ऊपर, फ्रिक्शन लेस पुली है। आपसे पूछ रहे हैं रॉप में टेंशन कितना होगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। दिख रहे हैं ना फॉर्मूलाज,
ड्रॉप का टेंशन कितना होगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। ये तो क्वेश्चन बताया, इसी बुक में आंसर भी होगा, वो मैं लिख देता हूं और आपको वहां तक पहुंचना है। 16th क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, टी की वैल्यू 96 न्यूटन, ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बुक में जो आंसर लिखा हुआ है 96 न्यूटन, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और m1 8 है, m2 12 है, g की वैल्यू 10 यूज लेनी है। तो मैच करना चाहिए आपका बुक से आंसर। करेगा ना? करेगा, तो हर साल करता है तो आज भी करेगा। यस सर। है ना? तो आराम से करें, जल्दीबाजी नहीं है। और कुछ बच्चों के आंसर आने लग गए। पहले टी पता कर लो, आया टी 96 न्यूटन, दोनों आ गए ना, ए की वैल्यू भी आ गई। यस। जी की वैल्यू क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज लेनी है। तो एक्चुअल में दो बातें हैं, अगर एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाओ और क्वेश्चन आ गया फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, होता है बहुत बार, है ना, बच्चे अपने एक्सपीरियंस बताते हैं हमको कि सर वो बस है ना फॉर्मूले में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो आंसर में गड़बड़ होनी है। तो थोड़ा सा भी लगे ना, तो इसीलिए आपको डेरिवेशंस करवाए जाते हैं कि आप फटाफट फॉर्मूला दिमाग में आधा तो डिडक्ट कर दो, टाइम नहीं लगता है। फर्स्ट बॉडी के लिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड बॉडी के लिए सेकंड इक्वेशन, डिवाइड किया टी आ गया, थोड़ा फटाफट तो करना पड़ेगा, फॉर्मूला डेराइव कर, टी की वैल्यू आ गई और 1 में पुट की तो ए आ गया, आपको कंफर्म हो जाता है। और हर क्वेश्चन में तो ऐसा भूलोगे नहीं, किसी में भूल जाओ तो डबल मेहनत करो, फिर मार्क्स पूरे चाहिए, इसलिए डेरिवेशन भी करवाए जाते हैं। हाँ, कभी कभी ये आज कुछ कवर नहीं कर रहा था क्या? ओके, हाँ भाई, डन आई थिंक। फर्स्ट इधर से आ रहा है 96 न्यूटन, न्यूटन ही आएगा ना। आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर मास माइनस मास, सम मास इन केजी, मास प्लस मास, सम मास इन केजी, तो केजी से केजी तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यूनिट। जी की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशनली करेक्ट है। यहाँ पर आप देखें m1 इंटू m2 केजी स्क्वायर, m1 प्लस m2 इन केजी, तो ऊपर है केजी स्क्वायर, नीचे है केजी, कैंसिल हो जाएगा एक, तो ऊपर एक किलोग्राम बचेगा केजी, इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन। फोर्स, डायमेंशनली भी करेक्ट है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा तो मैंने रिवाइज करवा दिया और मेन फ्रेश ये टॉपिक करवाया, इसका एक एप्लीकेशन मैंने करवा दी, ठीक है। कल हम टॉपिक करेंगे एंगल ऑफ रिपोज। याद है मैं आपको इंक्लाइन प्लेन की बता रहा था, एंगल ज्यादा होगा तो स्लाइड करेगा, एंगल कम होगी तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। बट एक एंगल ऐसा भी होता है जो इन बिटवीन होता है, कि उससे थोड़ा सा भी एंगल ज्यादा होते ही स्लाइड करेगी और उस तक स्लाइड नहीं करेगी। तो एंगल ऑफ रिपोज की कल हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो घर से जो है वो लीव